Hello everyone, I am Narendra Vishwakarma. Welcome to Indian Nursing Classes. Today we are going to discuss new research topic, research problem. ये रिसर्च के चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक है. चैप्टर नंबर 1 और 2 के लिए प्ले लिस्ट में जाकर आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. तो रिसर्च प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन दैट ए रिसर्चर वांट टू आंसर. रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? एक प्रकार का क्वेश्चन है जिसको रिसर्चर क्या करता है, उसका आंसर देता है. और या फिर कह सकते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको रिसर्चर सॉल्व करता है. और रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस. हमने पहले रिसर्च प्रोसेस टॉपिक पढ़ा था, उसमें देखा था कि फर्स्ट स्टेप क्या होती है रिसर्च प्रोसेस की, आइडेंटिफिकेशन एंड फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेप होती है रिसर्च प्रोसेस की. हाउएवर इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट फेज. हालांकि इसको मोस्ट चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट फेज कहा जाता है रिसर्च प्रोजेक्ट की, क्योंकि जब तक एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं होगा आपकी रिसर्च स्टार्ट नहीं हो सकती. और ऐसा भी कहा जाता है कि एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट या एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम अपने आप में एक डिस्कवरी होती है. तो हम एग्जाम्पल के लिए हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है. ये देखिए अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एक कोरिलेशनल स्टडी टू असेस द रिलेशनशिप. इसमें क्या करना है, हमको असेस करना है रिलेशनशिप किसमें, इस बिटवीन स्मोकिंग और लंग कैंसर. लंग कैंसर और स्मोकिंग के बीच में रिलेशनशिप को असेस करना. कहाँ पर? पीपल्स लिविंग इन स्लम एरियाज इन मुंबई. मुंबई के स्लम एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनमें लंग कैंसर और स्मोकिंग के बीच में रिलेशनशिप को असेस करना. ये हमारा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. इसमें हमारे दो वेरिएबल्स हैं. स्मोकिंग जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और कैंसर जो है वो डिपेंडेंट, लंग कैंसर डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो ये एक एग्जांपल है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इसका हमको क्या करना है, इसका आंसर देना है या इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको प्रूव करना है. तो ये क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहलाता है. नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, कर्लिंगर के अनुसार प्रॉब्लम स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, ए प्रॉब्लम इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है या स्टेटमेंट होता है. एक इंट्रोगेटिव जो कि क्या करता है, आस्क व्हाट एग्जिस्ट बिटवीन टू आर वेरिएबल्स, जो कि पूछता है या फिर जो क्या जानना चाहता है कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में. जैसे हमने अभी देखा हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दो वेरिएबल है, स्मोकिंग और लंग कैंसर. तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये पता लगाना होता है. तो इसका जो आंसर होता है, आंसर टू क्वेश्चन विल प्रोवाइड व्हाट इज हैविंग सॉर्ट इन रिसर्च. इसका जब आंसर मिल जाता है तो हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं, ए रिसर्च प्रॉब्लम इज एन एरिया ऑफ कंसर्न वेयर देयर इज अ गैप इन द नॉलेज बेस नीडेड फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस. रिसर्च प्रॉब्लम जो है एक एरिया ऑफ कंसर्न है जहाँ पे कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए नॉलेज की आवश्यकता है, जहाँ गैप होता है, जहाँ पे ज़रूरत लगती है, जहाँ पे नॉलेज की कमी लगती है प्रोफेशनल प्रैक्टिस में. तो वहाँ पे क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम वहाँ से जनरेट हो सकता है. तो द रिसर्च प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट आर फ्रिक्वेंटली सीन एज सिनोनिमस. जो रिसर्च प्रॉब्लम और प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो जनरली क्या होता है, सिनोनिमस लगते हैं. मतलब ऐसा लगता है कि दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन हम यूज़ बात करने में एक ही बोलते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है. क्या अंतर होता है इनमें? क्वाइट रियली क्वाइट डिफरेंट. इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, लिटिल बिट डिफरेंस होता है इन दोनों में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में और रिसर्च प्रॉब्लम में. रिसर्च प्रॉब्लम मीन्स आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम है आपकी सिर्फ उतना, लेकिन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, लंग कैंसर और स्मोकिंग की बात कर रहे हैं हम, तो लंग कैंसर क्या है, एक प्रॉब्लम है.
लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ नॉट मेयरली ए रिसर्च प्रॉब्लम। ये सिर्फ रिसर्च प्रॉब्लम नहीं होती या पर्पस नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ ये बेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मुलेशन व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम, ये बेल स्ट्रक्चर्ड होता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है और व्हाट इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड, और इसमें क्या अंडरस्टूड नहीं है, इसमें क्या लेकिंग है, इसमें क्या कमी है और हमको क्या इसमें डिस्कवर करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या डिस्कवर करना है, क्या आंसर देना है, ये सब बेल स्ट्रक्चर जो है उसको कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जबकि रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है सिर्फ जो प्रॉब्लम है उतनी सी बात है, वो बेल स्ट्रक्चर नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्पेशली इन क्वांटिटेटिव स्टडीज जनरली है 6 कंपोनेंट। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है उसमें 6 कंपोनेंट्स होना चाहिए। नंबर 1, रिलीवेंस ऑफ द स्टडी। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है वो स्टडी के रिलीवेंट होना चाहिए, हम जो स्टडी कर रहे हैं उससे रिलीवेंट होना चाहिए। मीन्स हम नर्सिंग प्रोफेशन में स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। टाइटल ऑफ द स्टडी, स्टडी में टाइटल होना चाहिए। हम स्टडी क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, तो इसमें एक टाइटल है तो ऐसा टाइटल होना चाहिए। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है हमारी स्टडी में, एक है स्मोकिंग और दूसरा है लंग कैंसर, तो इन दोनों की ऑपरेशनल डेफिनेशन होना चाहिए। मीन्स जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आ रहे हैं उन वर्ड्स की और जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, आप जो स्टडी कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं तो इससे हमें पता चलेगा कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर हो सकता है, तो उसका स्पेशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। डीलिमिटेशन ऑफ द स्टडी, स्टडी का जो है वो डीलिमिटेड होना चाहिए। तो इसमें देखो, ए को रिलेशनल स्टडी टू असेस द रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसमें हमने देखा एमोंग प्यूपिल, ये हमने इसको डिलिमिट कर दिया, छोटा कर दिया। अब इतना ही होता लंग कैंसर एमोंग प्यूपिल्स, तो प्यूपिल्स तो पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, सब पे रिसर्च हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। तो हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिलिमिट कर दिया। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, डिलिमिट होना चाहिए। कैसे किया, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हम जिस पे ये देखेंगे तो किस पे देखेंगे रिलेशनशिप, लंग कैंसर और स्मोकिंग के बीच में। जो प्यूपिल्स कहाँ रहते होंगे, मुंबई में रहते होंगे, और मुंबई में भी कहाँ पे, स्लम एरियाज़ में, तो इसको हमने स्टडी के एरिया को छोटा कर दिया। हम इसमें ऐसा भी कर सकते थे, स्लम एरियाज इन मुंबई इन 2025, ऐसा भी कर सकता था। एक ईयर्स भी दे सकते थे हम, एक पर्टिकुलर ईयर्स में कि हम किस ईयर में स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी डिलिमिट कर सकते थे। तो हमने अपनी जो स्टडी थी उसको डिलिमिट कर दिया। एंड स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, और स्टडी में क्या होना चाहिए, स्कोप होना चाहिए, और कि आपने जो स्टडी की पूरी, कोई सी भी स्टडी हमेशा कंप्लीट नहीं होती, उसमें और स्टडी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्टडी होना चाहिए जिसमें आगे स्कोप है, उसमें स्टडी करने की स्कोप हो सके। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है ये क्या है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है रिसर्च प्रोसेस की। क्योंकि सबसे पहले आप जैसे जब बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर या एमएससी में जो आप रिसर्च पढ़ते हो या रिसर्च करने लगते हो, सबसे पहले आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है। तो सबमिट करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही आपको बनाना होगा ना। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा प्रॉब्लम को। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट स्टेप है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है किसकी, रिसर्च प्रोसेस की। जो सारी रिसर्च होती है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट स्टेप होती है। जनरली क्या होता है, सबसे पहले ब्रॉड एरिया सिलेक्टेड किया जाता है, एक ब्रॉड टॉपिक, और इसके बाद में इसको डिलिमिट किया जाता है। जैसे हमने एक ब्रॉड टॉपिक देखा कि हम क्या कर रहे हैं कि स्मोकिंग का रिलेशनशिप देख रहे हैं किससे, लंग कैंसर में स्मोकिंग का क्या रिलेशनशिप है, क्या स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है। तो ये तो हम कहीं भी कर सकते हैं, पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, पर संभव है क्या है, नहीं है। तो इसको हमने क्या कर दिया, पहले ब्रॉड टॉपिक लिया, उसको फिर डिलिमिट किया, नैरो डाउन किया, और स्पेसिफिक वन सेंटेंस
स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, और इसको स्पेसिफिक कर दिया कि हम उन्हीं लोगों पे स्टडी कर रहे हैं जो कि स्लम एरियाज में रहते हैं मुंबई में। दिस स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग एंड नीड्स लॉट्स ऑफ टाइम। ये जो स्टेप है ये मोस्ट डिफिकल्ट और चैलेंजिंग स्टेप होती है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो रियली सबसे पहले पाथ ही नहीं मिलेगा आपको तो प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाएगा अच्छा, तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमको अब किस चीज़ पे स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है। ए रिसर्च प्रॉब्लम में कम फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे बनाएं, तो इसके क्या है, बहुत सारे सेवरल सोर्सेज से आ सकती है। बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर, और मोस्टली क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है उसके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि वो किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहता है। इट इज़ जनरली बिलीव्ड बाय रिसर्चर दैट देयर रिसर्च टॉपिक आर टू बी थॉट बाय द देमसेल्फ। जनरली ऐसा माना जाता है कि रिसर्चर अपने रिसर्च टॉपिक को खुद सर्च करता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है, सत्य नहीं है ये बात, क्योंकि वैक्यूम जहाँ होता है वहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता, बिना नॉलेज के खाली में कोई नहीं रह सकता। तो जब दिमाग में कुछ है ही नहीं तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट भी कैसे होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको या तो कहीं से सोर्स को कलेक्ट करना होगा, इसके बहुत सारे सोर्स उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा, किसको, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेराइटी ऑफ सोर्सेज। आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बहुत सारे सोर्सेज से इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो द कॉमन सोर्सेज फ्रॉम विच रिसर्चर में फाइंड आइडियाज टू आइडेंटिफाई एंड फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम। तो उसके जो कॉमन सोर्सेज हैं वो हम देखते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 सोर्सेज हैं जहाँ से कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला, पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस मीन्स आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं कोई एल्कोहलिक पर्सन है, वो रोज़ घर आता है और अपनी वाइफ से झगड़ा करता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, ये जो है पर्सनल एक्सपीरियंस ये आप देख रहे हो, तो ये भी एक क्या सोर्स है, तो आप पर्सनल एक्सपीरियंस से ले सकते हो। दूसरा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो नर्सेस होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनको प्लेंटी ऑफ आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि वो क्लिनिकल फील्ड में जॉब करते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो उनके अनुभव से भी, एक्सपीरियंस से भी आप ले सकते हो। जैसे कोई नर्सिंग ऑफिसर का कहना है कि अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग आवर्स इन सर्जिकल वार्ड्स, मीन्स सर्जिकल वार्ड में जो अटेंडर होते हैं वो अगर उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाए, वो दिन भर उनको जाने दिया जाए पेशेंट से मिलना, तो पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट होता है उसमें एनाल्जेसिक की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि वो बात करने में उनको बिजी हो जाते हैं, तो वहाँ ऐसा नर्सिंग ऑफिसर का मानना है। मीन्स तो ऐसे भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप सर्च कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे क्रिटिकल एप्रेजल ऑफ लिटरेचर, जो लिटरेचर है उसका क्रिटिकल एप्रेजल ऑफ लिटरेचर मीन्स साहित्य, जो भी स्टडी है लिटरेचर उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, मीन्स आपने उसका कोई आर्टिकल्स पढ़ा, उसके आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मान से आपने कोई आर्टिकल देखा तो उसमें आपने स्टडी की कि द प्रिवलेंस ऑफ पिन साइट इन्फेक्शन एवं पेशेंट विथ एक्सटर्नल फिक्सेटर, मीन्स किसी पेशेंट को फ्रैक्चर है, उसमें एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा हुआ है, तो उसमें इन्फेक्शन की प्रिवलेंस आप चेक कर रहे हो, उसकी स्टडी आपने कहीं पे किसी आर्टिकल में पढ़ा, तो आपको आइडिया है यार कि इस पर इन्फेक्शन है, तो इसकी पिन साइड केयर नहीं हुई होगी ठीक से, मीन्स ड्रेसिंग ठीक से नहीं हुई होगी, तो ऐसे आइडिया जनरेट हो सकते हैं। तो क्रिटिकल एप्रेजल ऑफ लिटरेचर से भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन। एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशंस। फील्ड सिचुएशन मीन्स फील्ड में आप जब काम कर रहे हो तो आपको कई प्रकार के एक्सपोजर मिलते हैं, मीन्स ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी कहीं कहीं यूज़ होती है किसी पेशेंट को क्योर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो आपकी फील्ड में आप देखते हो, जैसे कोई पेशेंट है उसको आपने देखा कि जैसे ही पेशेंट को चक्कर आ गए तो आपने तुरंत पेशेंट के फूड एंड रेस कर दिए, पैरों को ऊपर उठा दिया, तो ये आपने देखा कि ऐसा करते हैं हम जहाँ भी
प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपने देखा तो आप सोच सकते हो ऐसा क्यों किया, तो उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई या फार्मुलेट कर सकते हो रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट है सोशल इशू। सोशल इशू जैसे सोसाइटी में जो इश्यूज़ हैं, जैसे जेंडर इक्वलिटी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल हरेसमेंट है, तो ऐसे इश्यूज़ पे भी आप रिसर्च कर सकते हो, वहाँ से भी रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हो। इंट्यूशंस मीन्स अंतर्ज्ञान, सेंस ऑफ ह्यूमर, लॉजिकल पावर। तो आप अपने जो आपको नॉलेज है अभी तक, उसके आधार पर भी आप इस चीज़ को, जो रिसर्च प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये भी एक सोर्स हो सकता है। एग्जिस्टिंग थ्योरीज, जो अभी तक थ्योरीज हैं नर्सिंग में, उन थ्योरीज को पढ़कर कि उसमें कोई कमी है, आपको लगता है कि इसमें कोई, इसको और ज़्यादा फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है या इसको रिफाइन करने की आवश्यकता है, तो वहाँ से ले सकते हो। प्रीवियस रिसर्च, जो रिसर्च हो चुकी है, उनमें कोई भी रिसर्च कभी पूरी 100% कंप्लीट नहीं होती या पूरी परफेक्ट नहीं होती है, तो उसमें आप रिसर्च पढ़कर भी उसमें कहीं देख सकते हो कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या इसमें और क्या आगे किया जा सकता है, या उसका सैंपल बढ़ाया जा सकता है, या उसको थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ऐसे आप प्रीवियस रिसर्च की स्टडी करके भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स नर्सिंग ऑफिसर से या नर्सिंग फैकल्टीज से या अदर जो भी आपके कलीग्स हैं, उनसे आपस में डिस्कस करके आप रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और लास्ट है कंसल्टेशन मीन्स जो आपके सीनियर्स है या जो एक्सपर्ट्स फैकल्टीज़ हैं या जो रिसर्च के एक्सपर्ट्स हैं, तो उनको क्या है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, उनको आइडियाज़ होते हैं, तो आप उनसे डिस्कस करके, उनसे बात कर भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जो आइडेंटिफाई कर सकते हो या प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट कर सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सोर्सेज ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या आइडेंटिफाई ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्राइटेरिया सिलेक्टिंग ए गुड रिसर्च। एक अच्छी रिसर्च को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं? तो सबसे पहले रिसर्च जो होती है वो कैसी होना चाहिए? सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशन। जो रिसर्च कर रहे हैं अपन बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी, एमएससी या पीएचडी नर्सिंग में, तो वो नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सिग्निफिकेंस होना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। किसके लिए? नर्सिंग प्रोफेशन के लिए या पेशेंट के लिए। अगर वो नर्सिंग प्रोफेशन के लिए या नर्सिंग थ्योरीज को रिफाइन करने के लिए नहीं है, तो वो रिसर्च फिर किस काम की? तो वो सिग्निफिकेंस होना चाहिए नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। अगर नर्सिंग रिसर्च कर रहे हैं तो ओरिजिनल जो रिसर्च है वो क्या होना चाहिए? ओरिजिनल होना चाहिए। मीन्स रिसर्च को प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेके एंड तक पूरा फिर से करना चाहिए। जो आपके सैंपल है वो न्यू होना चाहिए। नेक्स्ट फीजिबल, जो रिसर्च होती है वो कैसी होना चाहिए? फीजिबल, संभव, मतलब जिसको किया जा सके, जो पॉसिबल हो। टाइम, जैसे आपने बीएससी फाइनल ईयर में रिसर्च की और आप 6 मंथ या 8 मंथ आपको जो भी मिले और आपने रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा ले लिया या ऐसी रिसर्च ले ली जो 1-2 साल तक पूरी नहीं हो सकती, तो ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये टाइम में होना चाहिए। कॉस्ट, ऐसा होना चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आए। इक्विपमेंट और सप्लाइज, जिसमें जो इक्विपमेंट लग रहे हैं या जो सप्लाइज लग रही है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी रिसर्च ले ली जिसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च ले ली या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ले ली। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट भी लग सकते हैं। तो ये देखना होता है कि आप उसको, आपके पास उतनी फैसिलिटी है कि नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मीन्स आप कहीं इन सर्विस में हो, इन सर्विस स्टडी कर रहे हो और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। पीयर सपोर्ट नहीं है, आपके साथियों को सपोर्ट नहीं है। और रिसर्चर कॉम्पिटेंस, मतलब रिसर्च ऐसी होना चाहिए जो रिसर्चर है उसके लिए वो उसको करने में सक्षम हो। ऐसा नहीं है कि बीएससी में आपने पीएचडी के प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लिया तो कैसे कर पाओगे? तो ये सब चीज़ें। एथिकल कंसिडरेशन मीन्स एथिकल, हमने पहले टॉपिक में पढ़ा भी है, आप ये क्लास एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च जो है वो देख भी सकते हो आप प्लेलिस्ट में जाकर। तो एथिकल कंसिडरेशन मीन्स आपकी जो रिसर्च है वो रिसर्च एथिकल जो कमिटी है उससे परमिटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है सोल्वेबल और रिसर्चेबल, मतलब आपकी जो रिसर्च है वो सोल्वेबल होना चाहिए और रिसर्चेबल होना चाहिए, जिस पर रिसर्च की जा सके।
जैसे कि कहीं कोई ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना ले ले जिसको कि सॉल्व ही नहीं किया जा सके। जैसे एग्जांपल के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू नो द एक्सिस्टेंस ऑफ द गॉड इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में गॉड के एक्सिस्टेंस को प्रूफ करना। तो ये संभव है क्या? कोई बता सकता है कि गॉड की प्रेजेंस को, एक्सिस्टेंस को कोई प्रूफ कर सकता? नहीं कर सकता है। तो ऐसी रिसर्च नहीं होना चाहिए। करंट जो रिसर्च है वो करंट इशू पे बेस्ड होना चाहिए कि नर्सिंग प्रोफेशन में भी क्या करंट इशू चल रहे हैं, या आपकी सोसाइटी में क्या करंट इशू चल रहे हैं, या आपके आजू बाजू कंट्री में क्या मीन्स चल रहे हैं करंट इशू, तो उन पर होना चाहिए। लास्ट है इंटरेस्टिंग फॉर रिसर्चर। जो रिसर्च आपकी है वो रिसर्चर्स के लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं रिसर्चर्स को उस टॉपिक पे इंटरेस्ट ही नहीं है और उसने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लिया, तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। क्लास अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में जाकर आप रिसर्च की अदर्स क्लासेस भी देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।